हेलो नमस्कार टू एवरीवन। मैं धर्मेंद्र नरूका स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए पेपर फर्स्ट का जो आपका यूनिट नंबर फर्स्ट है टीचिंग एप्टीट्यूड, उसमें से एक छोटे से पॉइंट के ऊपर मैं डिस्कस कर रहा हूं और आप लोगों को इसकी बहुत सारी क्लासेज आने वाले सेशंस में देखने को मिल जाएंगी। आज हम बात करते हैं थिंकिंग के बारे में और थिंकिंग के काफ़ी सारे टाइप्स के बारे में हम आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। अब थिंकिंग से क्वेश्चन सीधा ही टाइप से बनता है, तो हम इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में न जानकर हम उन चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे जिनसे क्वेश्चन बन सकता है। तो शुरू करते हैं आज का सेशन बिना देरी के। देखिएगा माय डियर, बात करें थिंकिंग के नेचर की, सीधे ही हम थिंकिंग के नेचर की बात करें तो थिंकिंग क्या है भाई? थिंकिंग एक मेंटल प्रोसेस है, ठीक है, इन विच वी डील विद थॉट्स एंड आइडियाज एक्टिवली, यानी जिसमें हम एक्टिवली थॉट्स और आइडियाज के बारे में डिस्कशन करते हैं। इट इज एन एक्टिविटी विच इन्वॉल्व्स मेनी पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, रिसेप्टर्स, सेंस ऑर्गन्स, कनेक्टर्स एंड इफेक्टर्स, यानी हम हमारे सेंस ऑर्गन्स का, जो हमारी बॉडी सेंसेस हैं उनका यूज करते हैं, हम नर्वस सिस्टम का यूज करते हैं, मसल्स का यूज करते हैं। इनके माध्यम से हम जिस तरीके से चीजों को परसीव करते हैं, जिस तरीके से चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, दिस इज अ काइंड ऑफ थिंकिंग। इट इज एन कॉग्निटिव प्रोसेस, इट इज रिलेटेड टू मेंटल एक्टिविटी ना, इट इज अ मोटिवेटेड एक्टिविटी, पर्पसिव मेंटल प्रोसेस। सो देखो, मेंटल थिंकिंग क्या है? एक मेंटल प्रोसेस है और इसमें हमारी ओवरऑल बॉडी जो है वो इन्वॉल्व होती है, कॉग्निटिव प्रोसेस है और एक मोटिवेटेड एक्टिविटी तो है। तो ये तो बात हुई इसके थिंकिंग के बारे में। और इसके कुछ एलिमेंट्स की बात करें तो भाई थिंकिंग के अंदर कॉन्सेप्ट्स होते हैं, लैंग्वेज होती है, इमेजेस होते हैं और इनर स्पीच होती है। देन इट इंक्लूड्स 4 एलिमेंट्स। यानी कॉन्सेप्ट की बात करें तो जनरलाइज्ड मीनिंग दैट इज अटैच्ड टू एन ऑब्जेक्ट सच अ हाउस, ऑनेस्टी एंड मैन, यानी दिस इज द फ्रेम, दीज आर द फ्रेम्स जिनके माध्यम से हम परसीव करते हैं। तो दिस इज नॉन एज कॉन्सेप्ट। बात करें लैंग्वेज की तो लैंग्वेज concepts are formed with the help of language. It can be developed through oral questions, arguments और discussion. यानी आप के जो कॉन्सेप्ट बनते हैं उनको बताने के लिए आपको एक भाषा की जरूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती है? यानी सबसे पहले थिंकिंग में कॉन्सेप्ट चाहिए, आप एक पर्टिकुलर चीज को देख के परसीव करोगे, फिर उसको बताने के लिए लैंग्वेज चाहिए, फिर आप इमेजेस क्रिएट करोगे, दीज आर एब्स्ट्रैक्शंस। इमेज कैसी? मेंटल इमेजेस की बात की गई है ना, मेंटल इमेजेस की बात की गई है ऑफ सर्टेन फीचर्स ऑफ प्रीवियस एक्सपीरियंस। और एक होता है इनर स्पीच, इट इज अ टाइप ऑफ सिंबॉलिक मेडिएशन इन थिंकिंग, दीज आर मोटर साइड ऑफ थिंकिंग्स। यानी कि इनर स्पीच का मतलब है सिंबॉलिक स्पीच, यानी आप मन ही मन में अंदर ही अंदर चीजों के बारे में इंटरप्रिटेशन लगाते हो, वो आपका किस में आ जाएगा? इनर स्पीच में आ जाएगा। तो कॉन्सेप्ट हो गया, लैंग्वेज हो गया, इमेजेज हो गया और आपका इनर स्पीच हो जाता है। अब हम सीधे ही आते हैं एक एक थिंकिंग पर। जैसे अगर हम टाइप्स ऑफ थिंकिंग की बात करें तो एक तो होती है कॉन्क्रीट थिंकिंग जिसे परसेप्चुअल भी कहते हैं, एक होती है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जिसको कॉन्सेप्चुअल कहते हैं, एक कन्वर्जेंट थिंकिंग होती है, एक डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है, एक रिफ्लेक्टिव थिंकिंग होती है, एक क्रिएटिव थिंकिंग होती है, एक क्रिटिकल थिंकिंग होती है और एक नॉन डायरेक्टेड और एसोसिएटेड थिंकिंग होती है। तो कुल मिला के हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइप्स की थिंकिंग जो है वो देखने को मिलती है। अब एक एक को हम जरा समझते हैं। सबसे पहले आ जाओ परसेप्चुअल थिंकिंग पे। अगर हम परसेप्चुअल थिंकिंग की बात करें तो इसके 2 नाम आपके सामने हो गए, परसेप्चुअल और कॉन्क्रीट थिंकिंग जो है ये तो इसका नाम हो गया। इसमें तो मुझे लगता नहीं है कि भाई किसी को भी दिक्कत होगी, दोनों को आप बड़े आसानी से जो है वो याद रख सकते हो। दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ थिंकिंग, ये बेस फॉर्म है थिंकिंग का। दैट इज इंटरप्रिटेशन ऑफ सेंसेशन अकॉर्डिंग टू वंस एक्सपीरियंस, यानी व्यक्ति ने जिस तरीके की चीजों को एक्सपीरियंस किया है वो उसी तरीके की क्या करेगा? इंटरप्रिटेशन करेगा। इसे कॉन्क्रीट थिंकिंग भी कहा जाता है क्योंकि इट इज कैरिड आउट ऑन द परसेप्शन ऑफ एक्चुअल और कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट्स, यानी आप प्रैक्टिकल करके उस चीज को एक्सपीरियंस कर इसके बारे में पता लगाते हो। आप किसी भी चीज की इंटरप्रिटेशन करते हो तो उस चीज को पहले आपने
किसी ना किसी रूप में एक्सपीरियंस कर लिया होता है। सो इट इज नॉन एज कॉन्क्रीट थिंकिंग, है ना। ये मूर्त आपका सोच हो गई जिसको आपने प्रैक्टिकली पहले देखा हुआ है। दूसरा बनता है कॉन्सेप्चुअल और एब्स्ट्रैक्शन थिंकिंग। अब ये क्या है? वन मेक्स यूज ऑफ कॉन्सेप्ट, जनरलाइज्ड आइडियाज एंड लैंग्वेज, यानी आप किसी चीज के बारे में सोचते हो, एक कॉन्सेप्ट क्रिएट करते हो। इट इकोनोमाइजेज एफर्ट्स इन अंडरस्टैंडिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, इससे आपकी समझ डेवलप होती है। इट इज कंसिडर्ड एज सुपीरियर देन परसेप्चुअल थिंकिंग, और इसको परसेप्चुअल थिंकिंग से ज्यादा बढ़िया माना जाता है, क्योंकि इससे अंडरस्टैंडिंग साथ ही साथ प्रॉब्लम सॉल्विंग जो आपका हैबिट है ना, वो डेवलप होती है। तो आप रियल ऑब्जेक्ट को देखकर सीखते हो तो परसेप्चुअल हो गई, और आप किसी चीज के बारे में कॉन्सेप्ट क्रिएट करते हो, एक जनरल आइडिया लगाते हो, तो वो आपकी किस में आ जाती है? एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में आ जाती है। इसके बाद एक होती है कन्वर्जेंट थिंकिंग, एक होती है डाइवर्जेंट थिंकिंग। अब कन्वर्जेंट थिंकिंग में क्या होता है, मैं समझा देता हूं आपको, कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप उन ऑप्शंस से एक जिस्ट निकालकर एक फाइनल आंसर पर पहुंचते हो। जिस तरीके से एमसीक्यूज आप करते हो, आपके पास 4 ऑप्शन है, सेलेक्ट आपको एक को करना है, तो आपकी जो थिंकिंग होगी डिफरेंट सोर्सेज से डेटा लेकर एक फिक्स आंसर पर पहुंचना आपका क्या कहलाता है? कन्वर्जेंट थिंकिंग कहलाता है। इट इज अ क्लोज्ड और सिंगल पॉइंट थिंकिंग बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ कन्वर्जेंस। क्विक एंड नैरोइंग प्रोसेस ऑफ थिंकिंग लीड्स विद पिन पॉइंट विद सॉल्यूशन। बता दिया ना मैंने, यही होता है इसका एग्जैक्ट मीनिंग जो होता है। डाइवर्जेंट थिंकिंग की बात करें, इट इज कॉन्ट्राडिक्टरी टू कन्वर्जेंट थिंकिंग, इसका जस्ट अपोजिट है। आपके पास एक प्रॉब्लम है, उसके आपके पास कई सारे सॉल्यूशंस आप लोगों को मिल जाएंगे। देयर विल बी नंबर ऑफ सॉल्यूशन टू द सिंगल प्रॉब्लम। इनकरेजेज आ ओपन थिंकिंग एंड ब्रॉड स्कैनिंग ऑपरेशन, और ओपन एंडेड क्वेश्चन बोले तो सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो हैं वो आपके कहा जाते हैं? डाइवर्जेंट थिंकिंग में आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारी रिफ्लेक्टिव थिंकिंग है। अब रिफ्लेक्टिव थिंकिंग एक तरीके से आत्मचिंतन है। इट एम्स एट कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, इट रिक्वायर्स री ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल द रेलेवेंट एक्सपीरियंस एंड फाइंडिंग न्यू वेज ऑफ रिएक्टिंग टू अ सॉल्यूशन और रिमूविंग एन ऑब्स्टेकल इंस्टेड ऑफ सिंपल एसोसिएशन ऑफ एक्सपीरियंस। इट टेक्स लॉजिक इन टू अकाउंट, यानी ये थोड़ी तार्किक होती है। व्यक्ति इसमें अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करता है और चीजों के बारे में पता लगाता है ना। इसके बाद क्रिएटिव थिंकिंग है। The chiefly aimed to create something new. It is in search of new relationship and association to describe and interpret the nature of things, events and situation. यानी आप कुछ नया करना चाहते हो। वैसे there is nothing new, everything is the imitation of something, और क्रिएटिवनेस में यही होता है, आप पुरानी चीज को नए तरीके से प्रेजेंट करते हो। अगर आप पुरानी चीज को नई तरीके से प्रेजेंट करने में सक्षम हो जाते हो तो वो आप क्रिएटिव थिंकिंग में आता है, टू क्रिएट समथिंग न्यू। देन आती है क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग जो है ना, ये पर्सन को स्टेप फ्रॉम हिज ओन पर्सनल बिलीव्स, प्रेजुडाइसेस एंड ओपिनियन टू सॉर्ट आउट द फैक्ट्स एंड डिस्कवर द ट्रूथ इवन एट द एक्सपेंस ऑफ हिज बेसिक बिलीव सिस्टम। यानी आप किसी चीज के बारे में क्या सोचते हो, लेकिन उससे भी हटकर आप चीजों को सही तरीके से क्रिटिकल वे से एनालिसिस करते हो। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से वो गलत हो सकता है, लेकिन जब आप उसको यूनिवर्सलाइज करोगे तो हो सकता है कि वो सही हो। तो आप लॉजिकल वे से चीजों को यहां क्या करते हो? कंसीडर करते हो। हियर वन रिसोर्ट टू सेट हायर कॉग्निटिव एबिलिटीज एंड स्किल फॉर द प्रॉपर इंटरप्रिटेशन। एनालाइज करते हैं, इवेल्युएशन करते हैं, इन्फरेंस निकालते हैं। यानी सबसे पहले क्या करते हैं, अगर आपको सही इंटरप्रिटेशन करनी है तो चीजों को क्या करो? एनालिसिस करो, उनको इवेल्युएट करो, और उसके बाद उनको एक निष्कर्ष पर आपको पहुंचना चाहिए। ये क्रिटिकल थिंकिंग में ऐसा होता है। और इसके बाद हमारे पास एक और बची, नॉन डायरेक्टेड और एसोसिएटेड थिंकिंग। ये यूनिक टाइप ऑफ थिंकिंग है जो नॉन डायरेक्टेड और विदाउट गोल ये की जाती है। इट इज रिफ्लेक्ट थ्रू ड्रीमिंग एंड अदर फ्री फ्लोइंग एक्टिविटीज। यानी इसमें व्यक्ति के पास कोई गोल नहीं होता, जैसे दिन में सपने देखना, डे ड्रीमिंग करना। नॉन डायरेक्टेड और एसोसिएट थिंकिंग है ना। फैंटेसी जिसमें आ जाएंगे, डिल्यूजन्स, फॉल्स अनसेकेबल बिलीफ विच इज अबनॉर्मल। यानी आपको ऐसे ऐसे विचार आएंगे जो एक्चुअल में एग्जिस्ट करते नहीं है लेकिन आपको डरा देते हैं। may think or believe that persons multi-millionaire or rulers of the universe even the guilt feels exist in delusion। हम अपने आप को मतलब सपने में बहुत बड़ा पैसे वाले मान लेते हैं, लेकिन
जब हमारी आंखें खुलती है तो पता लगता है कि नहीं नहीं हम तो वही हैं जो अभी सोए थे उस समय थे। तो वो आपकी क्या हो जाएगी, नॉन डायरेक्टेड और एसोसिएट थिंकिंग। और इसको ब्लूम के टैक्सोनॉमी 1956 में दिया था, उसमें बताया हुआ है सबसे पहले व्यक्ति क्या करता है, चीज़ों के बारे में ज्ञान प्राप्त करता है, फिर समझ आती है, फिर उसको अप्लाई करना आता है ना। फिर नहीं पहले एनालिसिस होगा फिर सिंथेसिस होगा, है ना। पहले एनालिसिस होगा और फिर सिंथेसिस होगा, देन क्या आ जाएगा आपका, इवेल्युएशन आ जाएगा। ठीक है, ये ब्लूम का क्या है, टैक्सोनॉमी है ना, ब्लूम का टैक्सोनॉमी। यहां तक आया भाई समझ में। अब बाद में तो क्या है, इसको चेंज भी कर दिया गया था भाई, बाद में जो है इसे चेंज कर दिया गया था। शुरुआत में तो इसको नॉलेज कहा गया था, लेकिन बाद में इसको क्या कर दिया गया, चेंज कर दिया गया। ये एनालिसिस पहले आएगा और सिंथेसिस बाद में आएगा, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना। पहले हम क्या करेंगे, पहले एनालिसिस करेंगे, है ना, और फिर इसका क्या हो जाएगा, सिंथेसिस हो जाएगा। पहले तोड़ा जाएगा और फिर जोड़ा जाएगा, और लास्ट में क्या होगा, इवेल्युएशन होगा। बाद में तो इनको मतलब नाउन के फॉर्म में, आईएनजी वाले फॉर्म में कर दिया गया था। एक में आपका जैसे नॉलेज को तो कर दिया गया था रिमेंबरिंग, फिर इसको अंडरस्टैंडिंग, इसके बाद इसको हम कह सकते हैं कि अप्लाई, फिर एनालाइज, और इस तरीके से इनको सबको चेंज कर दिया गया था। लेकिन शुरुआत के भी याद रख लोगे आपका काम हो जाएगा। 1956 में आया था, है ना। इससे क्वेश्चन आता है ब्लूम के टैक्सोनॉमी से, आपको ध्यान रखना है। तो ये था आपका एक बड़ा छोटा सा टॉपिक जिसमें मैंने थिंकिंग के बारे में आप लोगों से बात की। अब आपको टीचिंग एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन और रिसर्च एप्टीट्यूड और हायर एजुकेशन, ये जो मेजर 3-4 यूनिट है, इनसे बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आप लोगों के सही करवा दूंगा। बाकी तो लिटरेचर में तो हम करते ही रहेंगे। ठीक है, तो ये था आज का सेशन, बाकी की बातें आप लोगों के साथ करते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।